नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार का इतिहास के अंतर्गत मौर्य वंश। तो हेडिंग डालिए मौर्य वंश। मौर्य वंश आपको जो हेडिंग डालना है वो डालना है मौर्य वंश। ठीक है, तो मौर्य वंश को जो पढ़ा जाता है 323 बीसी से लेकर 185 बीसी तक पढ़ा जाता है। 323 बीसी से 185 बीसी मौर्य वंश रहा, और इसी के तहत हमें मौर्य वंश पढ़ना है। मौर्य वंश के अंतर्गत हम लोगों को ठीक है सबसे पहले पढ़ना है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो हेडिंग डालिए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, और कब से कब तक ये राजा रहा? तो 323 बीसी से लेकर 298 बीसी तक ये गद्दी पर रहा। 323 बीसी से 298 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का शासक था, संस्थापक। चंद्रगुप्त मौर्य को ही मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और ज्यादातर इतिहासकारों का यह मानना है कि यह ठीक है शूद्र थे। इनकी जाति को लेकर विवाद हुआ है कई बार, और कहा जाता है कि ये जो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो शूद्र थे। ठीक है, शूद्र जाति से थे या शूद्र वर्ग से थे। जैसे कहा जाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो शूद्र माना जाता है इनको। और यह भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य राजकिलम नामक खेल खेल रहा था। तो कौन सा? राजकिलम नामक राजकिलम नामक खेल खेल रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य बाल्यावस्था में। और इसी खेल को देखकर ठीक है इनकी नजर ठीक है इन पर चाणक्य की नजर पड़ी। जब इन पर चाणक्य की नजर पड़ी तो चाणक्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य बचपन में राजकिलम नामक खेल खेल रहे थे, उसी समय चाणक्य की इन पर नजर पड़ी और चाणक्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। ठीक है, चाणक्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। इसके बाद अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा की। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो शिक्षा हुई, चंद्रगुप्त मौर्य की जो शिक्षा हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो तक्षशिला में हुई थी। अगर शिक्षा की बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा हुई थी। ठीक है, इसके अलावा और बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या की थी, और 25 वर्ष की आयु में यह शासक बना था या मगध साम्राज्य का राजा बना था। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पर चाणक्य की सहायता से, चाणक्य की मदद से इन्होंने घनानंद जहाँ पर पूरा उनका कहीं नाम मिलता है धनानंद। ठीक है, घनानंद की हत्या की ठीक है, और मगध की गद्दी पर बैठे उस वक्त ये 25 वर्ष की आयु की थी। मात्र इनकी आयु 25 वर्ष थी जिस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठे। इसके बाद बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही, और इनके बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है। ठीक है, यूनानी लेखकों ने इन्हें सैंड्रोकोटस कहकर संबोधित किया है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम मिलता है यूनानी ग्रंथों में सैंड्रोकोटस मिलता है। ठीक है, और इन्हीं को प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है। भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, यहाँ पर प्रथम चक्रवर्ती सम्राट, भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को ही प्रथम ठीक है चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है। इसके अलावा बात करें इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक गुजरात में गिरनार पर्वत है सौराष्ट्र क्षेत्र में, वहां पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। यहाँ पर लिख लो
गुजरात के गिरनार पर्वत, गुजरात के गिरनार पर्वत पर सौराष्ट्र के क्षेत्र में झील बनवाई जिसका नाम था सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। गुजरात में गिरनार पर्वत पर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई वो पाटलिपुत्र को बनाई थी। राजधानी क्या थी इनकी? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने, ठीक है। और इसको पटना जो नाम दिया गया था उसे शासुरी के द्वारा दिया गया था पाटलिपुत्र को। तो इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई पाटलिपुत्र को बनाई, ठीक है। अब देखो इन्हीं के शासनकाल में एक सिकंदर का सेनापति हुआ करता था, सिकंदर का, ठीक है, उत्तराधिकारी हुआ करता था जो भारत में शासन कर रहा था, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने इस पर आक्रमण किया, चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया था। यूनानी शासक था, देखो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने इस पर आक्रमण सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, भारत पर आक्रमण किया था। और इस आक्रमण में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया था, जिस कारण सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उपहार स्वरूप 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को प्रदान किए थे, उपहार स्वरूप दिए थे। ओके, इसके बाद बात करें जैन संगति की। तो प्रथम जैन संगति जो हुई थी 300 बीसी में, 300 बीसी में या 298 बीसी में, दो सन आते हैं इसको लेकर जैन संगति को। तो प्रथम जैन संगति जो आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में 298 बीसी या 300 बीसी इसके साथ आते हैं, ठीक है, ये की गई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है। स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। पाटलिपुत्र में प्रथम बौद्ध जैन संगति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही आयोजित कराई गई थी। और इसी में आपका जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ चुका था, ठीक है। श्वेतांबर यानी कि 13 पंथी को श्वेतांबर कहा जाता है, जिसके जो, ठीक है, जिसके प्रमुख थे स्थूलभद्र और दिगंबर, ठीक है। दिगंबर के आपके जो प्रमुख थे वे थे भद्रबाहु, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी भद्रबाहु के अनुयायी थे। अब बात करें यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के अनुयायी थे। और जब भद्रबाहु, ठीक है, अब देखिए 300 बीसी के आसपास या लगभग 298 बीसी के आसपास मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। और उस अकाल में बहुत से लोग मरने लगे, जिस कारण भद्रबाहु और उनके अनुयायी, ठीक है, अवध को छोड़कर दक्षिण भारत के कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चले गए थे। और इनके साथ यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य भी श्रवणबेलगोला गए थे। श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चले गए थे, ठीक है, ये पड़ता है कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला चले गए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ यहाँ पर गए। और यहीं पर 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखन या 298 बीसी में संलेखना है, जिसको कहते हैं संथारा पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए थे। अब संलेखना या संथारा पद्धति क्या होती है? इसमें जब इंसान का अंतिम समय आ जाता है तो वह खाना पीना छोड़ देता है, ठीक है, खाना पीना छोड़कर ये भी उपवास रखकर अपने प्राण त्याग देने की विधि को संलेखना या संथारा विधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसके नाम से इसको जाना जाता है। ओके, अब बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो मैं आपको बताऊं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत आया था, ठीक है, जिसका नाम था मेगास्थनीज, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसने एक पुस्तिका लिखी थी जिसका नाम था इंडिका से जो ना
मौर्य वंश के बारे में या मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और इसी से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, क्या नाम था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज नामक राजदूत इनके दरबार में आया था और इसी ने लिखी थी कौन सी पुस्तक? इंडिका। इसी के द्वारा इंडिका नामक पुस्तिका लिखी गई और इंडिका नामक पुस्तक में ही चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म, चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है और जब ये राजकिला नामक खेल खेल रहे थे बचपन में, तो तभी चाणक्य की इन पर नजर पड़ी और चाणक्य ने इन्हें वहां से, ठीक है, खरीद लिया था और फिर अपना शिष्य बनाया और इन्होंने तक्षशिला जो आपका अवध में कंधार में पड़ता है, ठीक है, कंधार में पड़ता है तक्षशिला अफगानिस्तान में, ठीक है, तो वहां पर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और चाणक्य की मदद से इन्होंने धनानंद की हत्या की और गद्दी प्राप्त की वहां की मगध की और ये जब सदर बने तो 25 वर्ष की इनकी आयु थी। यूनानी लेखकों ने इन्हें सेंड्रोकोकस के नाम से संबोधित किया है। इसके अलावा प्रथम चक्रवर्ती के नाम से भी चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। इसके अलावा गुजरात के गिरनार पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था और इसके अलावा अगर बात करें, ठीक है, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने इनके शासनकाल में ही भारत पर आक्रमण किया, लेकिन इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और उनकी पुत्री से विवाह किया जिसका नाम था हिरण्या। और 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को बाहर स्वरूप दिए थे, लेकिन सेल्यूकस निकेटर से इन्हें बहुत बड़े क्षेत्र प्राप्त काबुल, कांधार, ठीक है, इनके अफगानिस्तान का बहुत बड़ा क्षेत्र प्राप्त हुआ था। इसके बाद जो प्रथम जैन संधि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई पाटलिपुत्र में 298 बीसी या 200 या 300 बीसी के आसपास इसका सन आता है, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। और इस जैन संगति में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी कहलाए और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य भी भद्रबाहु का ही अनुयायी था और भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य 298 बीसी में श्रवणबेलगोला चले गए जो कर्नाटक राज्य में पड़ता है और वहीं पर 298 बीसी में संस्थापक संलेखना पद्धति से इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, ठीक है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे राजदूत बनकर, किसके? सेल्यूकस निकेटर। तो ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे अगले शासक की। अगले शासक होंगे आपके बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। तो हेडिंग लिखिए बिंदुसार। अगले जो शासक बनेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद वे बने आपके बिंदुसार। अब बिंदुसार कौन थे? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है, और इन्होंने 298 बीसी से 272 बीसी तक शासन किया। 298 बीसी से 272 बीसी तक इन्होंने शासन किया था मगध साम्राज्य। ठीक है, इनके बारे में एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है परिशिष्ट पर्वण। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वण नामक जैन ग्रंथ में बिंदुसार को, बिंदुसार के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा। क्या नाम था माता का? नाम दुर्धरा। दुर्धरा इनकी माता का नाम था। इस बात की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वण से। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वण से बिंदुसार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और पता चलता है कि इनकी माता का नाम जो था वो दुर्धरा था। ठीक है, इसके बाद यूनानी ग्रंथ में बिंदुसार को एमिथ्रोचेटक के नाम से जाना गया। ठीक है, क्या था? यूनानी ग्रंथ, यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार को एमिथ्रोचेटक के नाम से जाना जाता है या एमिथ्रोचेटक कहा गया है। यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार को एमिथ्रोचेटक कहा गया है, जबकि संस्कृत में इसका अर्थ होता है एमिथ्रघात। ठीक है,
संस्कृत में इसका अर्थ जो होगा वो होगा अमित्र घात, ठीक है, अमित्र घात इसका अर्थ होगा। इसके अलावा वायु पुराणों व अन्य ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहकर संबोधित किया गया है, ठीक है। वायु पुराण व अन्य ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहकर संबोधित किया गया है। सिंहसेन कहकर संबोधित किया गया है किसको? बिंदुसार को। वायु पुराण व अन्य ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहकर संबोधित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जैन ग्रंथों में माना गया है कि बिंदुसार के 16 पत्नियां थी, ठीक है। बिंदुसार के 16 पत्नियां थी, तो कितनी पत्नियां थी? 16 पत्नी। जैन ग्रंथों में यह माना गया है कि बिंदुसार की 16 पत्नियां थी और उनके ही आपके, ठीक है। और पुत्रों की अगर संख्या करें, पुत्रों की संख्या बताएं तो 101 पुत्र बताए गए हैं जैन ग्रंथों में, ठीक है। जैन ग्रंथों में बताए गए हैं कि इनके 101 पुत्र थे, ठीक है, 101 पुत्र थे। और बिंदुसार की जो सबसे प्रिय पत्नी थी उसका नाम था सुभद्रांगी या धर्मा, ठीक है, सुभद्रांगी या धर्मा, सुभद्रांगी या धर्मा बिंदुसार की सबसे प्रिय पत्नी थी और इसी के पुत्र का नाम था जी अशोक, इसी के पुत्र का नाम अशोक था, ठीक है। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि जैन ग्रंथों से बिंदुसार के 3 पुत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक का नाम था अशोक, दूसरे का नाम था तिस, इसके नाम से एक पुत्र था इसका, ठीक है। और एक और पुत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है जिसका नाम था सुशील, ठीक है। सुशील के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा जो पुत्र था सुशील, और सुशील सबसे बड़ा पुत्र था इसका जो तक्षशिला का राज्यपाल हुआ करता था, जबकि अशोक उज्जैन के राज्यपाल हुआ करते थे और ये थे आपके तक्षशिला। ऐसा कहा जाता है कि एक बार तक्षशिला में विद्रोह कर दिया वहां के क्षेत्रीय लोगों ने और उस विद्रोह को दबाने के लिए सुशील मिले, लेकिन उस विद्रोह को दबाने में सुशील असफल रहे। उसके बाद अशोक को भेजा गया और अशोक ने उस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया था, ठीक है। अशोक ने उस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया था, ठीक है। तो इसी के बाद से यह माना जाता था कि अशोक, ठीक है, उत्तराधिकारी हैं आपके इसके मगध साम्राज्य के। लेकिन बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया था? अपने सबसे बड़े पुत्र सुशील को, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि अशोक ने चाणक्य के शिष्य राधागुप्त की सहायता से अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासन प्राप्त किया था, ठीक है। और उसने अपने एक भाई तिस की हत्या नहीं कराई थी और तिस को बाद में उसने श्रीलंका का शासन दिया था या श्रीलंका का शासक बनाया था। श्रीलंका को उस वक्त सिंघल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो अब बात करें बिंदुसार के दरबार में जो विदेशी यात्री आए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, आपको कुछ मिलती है तो उनके नाम लिख लीजिए। बिंदुसार के दरबार में विदेशी यात्री। तो कौन कौन बिंदुसार के दरबार में विदेशी यात्री आए उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि एक यात्री था डायमेकस, कहाँ के थे? सीरिया। ये सीरिया से आए थे, ठीक है, बिंदुसार के दरबार में डायमेकस। और दूसरे थे डायोनिसस, ये आए थे आपके मिस्र से। ये मिस्र के राजा थे जो बिंदुसार के दरबार में आए थे, ठीक है। तो बिंदुसार के समय मैंने आपको बताया कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया था और विद्रोह जो किया गया था वहां पर वो कीचक के नेतृत्व में हुआ था। कीचक वहां का स्थानीय नेता था, क्षेत्रीय, ठीक है, विद्रोही था। उसी के कीचक के नेतृत्व में तक्षशिला के क्षेत्र में विद्रोह किया गया और इस विद्रोह को दबाने के लिए सुशील को भेजा गया था। लेकिन सुशील इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा
और उसके बाद अशोक को वहां पर भेजा गया था और अशोक ने नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है, अशोक ने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ओके, तो इसके बाद अब बात करें अशोक के बारे में। तो अशोक ने क्या किया, अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। ठीक है, या पहले उसके बारे में, ठीक है, आवाज नहीं आ रही। हाँ ठीक है, तो 272 बीसी में बिंदुसार का देहांत हो गया। ठीक है, और इसके बाद जो शासक बनेंगे अशोक। तो घड़ी लगी है अशोक। अशोक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अशोक। तो अशोक अपने पिताजी के देहांत के बाद अशोक शासक बना। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य के शिष्य राधागुप्त की सहायता से अपने 99 भाइयों की हत्या करके ठीक है गद्दी प्राप्त की थी। अशोक शासक बना था। ठीक है, अशोक शासक बना था। और अशोक ने अपने जीवन काल में, अपने शासनकाल के 90 वर्ष, ठीक है, लगभग 251 बीसी में, ठीक है, एक युद्ध लड़ा जिसका नाम था कलिंग युद्ध। लगभग 251 बीसी कहा जाता है, लगभग 251 बीसी। इन्होंने यह युद्ध लड़ा 61 बीसी में, 261 बीसी में यह युद्ध इन्होंने लड़ा था। ठीक है, और इस युद्ध में भारी रक्तपात को देखकर इन्होंने धम्म की नीति को अपनाया था। और उसके बाद इन्होंने युद्ध की नीति को त्याग कर धम्म की नीति का पालन किया। अशोक ने धम्म की नीति का पालन किया। ठीक है, और अशोक की अगर बात करें तो अशोक ने कलिंग की राजकुमारी कारुवाकी के साथ विवाह किया था। और कारुवाकी से ही पुत्र हुए थे इनके, जिनका नाम था दशरथ और एक नाम थे। इसके बाद बात करते हैं अशोक के कार्य के बारे में। ठीक है, अशोक अपने कार्य और शासन के लिए जाना जाता है। तो अशोक ने ही, ठीक है, एक शहर के बारे में आपने सुना होगा, श्रीनगर शहर की स्थापना की थी। श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की? तो अशोक के द्वारा की गई थी। इसके अलावा अशोक ही प्रथम शासक था जिसने राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण करवाया। अशोक ही ऐसा पहला शासक था जिसने राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसी ने सबसे पहले पशु बलि पर प्रतिबंध लगवाया था। ठीक है, तो अशोक ने राष्ट्रीय उद्यानों की शुरुआत करवाई। इसके बाद पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने वाला अभी प्रथम शासक कौन था? तो अशोक था। अब अशोक के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है शिलालेखों से प्राप्त होती है, और शिलालेखों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हेड लिखो अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख। ठीक है जी, तो बात करते हैं अशोक के प्रथम शिलालेख के बारे में। प्रथम शिलालेख, अशोक के प्रथम शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक ने पशु बलि पर रोक लगाई थी। क्या किया था? पशु बलि पर रोक लगाई थी। इसके बाद द्वितीय शिलालेख या दूसरे शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने कल्याणकारी व सामाजिक कार्य किए थे। कल्याणकारी और सामाजिक कार्य अशोक के द्वारा किए गए थे। इसकी जानकारी मिलती है दूसरे शिलालेख से। कल्याणकारी व सामाजिक कार्य अशोक के द्वारा किए गए दूसरे शिलालेख से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद तीसरे शिलालेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि ब्राह्मणों का सम्मान किया जाए। ठीक है, तीसरे शिलालेख से यह जानकारी प्राप्त होती है। थर्ड शिलालेख से ब्राह्मणों के सम्मान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रथम शिलालेख से पशु बलि पर प्रतिबंध, द्वितीय शिलालेख से मिलती है जानकारी कल्याणकारी कार्यों की, और तीसरे शिलालेख से जानकारी मिलती है ब्राह्मणों का सम्मान, और पांचवा जो शिलालेख है उससे जानकारी प्राप्त होती है महामात्यों की नियुक्ति। पांचवा शिलालेख में महामात्यों की नियुक्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है।
महामात्यों की नियुक्ति का मतलब है धर्म मंत्री से, ठीक है। अब देखिए इसमें सारे प्रमुख नहीं है, जो प्रमुख हैं उनके बारे में आपको लिखवा रहा हूं। इसके बाद देखिए पांचवा शिलालेख, पांचवा तो छठा शिलालेख, सातवां शिलालेख। तो सातवां शिलालेख में सबसे लंबा है, जो सातवां शिलालेख इनका सबसे लंबा है, उसमें मस्तिष्क में आत्मा पर नियंत्रण की बात कही गई है। सातवां शिलालेख में मस्तिष्क व आत्मा पर नियंत्रण की बात कही गई है, ठीक है। और ये सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? तो सातवां शिलालेख अशोक का सबसे लंबा है। इसके बाद अगर बात करें, ठीक है, 11वें शिलालेख की, तो इसमें धर्म विजय का उल्लेख किया गया है। 11वें शिलालेख में धर्म विजयों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगर बात करें 12वें शिलालेख की, ठीक है, 11वें शिलालेख में धर्म विजयों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद 13वां और 14वां लिखो, ठीक है, क्योंकि 13वें में कलिंग युद्ध है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 13वां में है कलिंग युद्ध, 13वें में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है, कलिंग युद्ध का उल्लेख है। और 14वां वह अंतिम शिलालेख, ठीक है। अशोक के जो 14 शिलालेख है, इसमें धार्मिक जीवन जीने की बात कही गई है। धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा से संबंधित है आपका कौन सा? 14वां शिलालेख, ठीक है। तो अशोक के 14 शिलालेख मिले हैं। प्रथम शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध, दूसरे शिलालेख में कल्याणकारी व सामाजिक कार्यों की चर्चा की गई है, और तीसरे शिलालेख में ब्राह्मणों के सम्मान की बात कही गई है, जबकि 5वें शिलालेख में महामात्यों की नियुक्ति के धर्म मंत्रियों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा 7वें में जो सबसे लंबा है, मस्तिष्क में आत्मा पर नियंत्रण कैसे किया जाए इस बात का उल्लेख इसमें किया गया है, और 11वें शिलालेख में धर्म विजयों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा 13वें शिलालेख में कलिंग विजयों या कलिंग युद्ध का, ठीक है, वर्णन किया गया है, और 14वें में धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा से संबंधित बातें कही गई है। इसके अलावा बात करें मौर्य वंश का अंतिम शासक था, मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक अगर बात करें बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था, और इसकी जो हत्या की थी इसी के एक सेनापति जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। इसी के सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, ठीक है, जो इसका सेनापति हुआ करता था, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की गई, जिसका नाम था ब्राह्मण वंश। एक नए वंश की स्थापना की गई, जो एक नया वंश था ब्राह्मण वंश, ठीक है। तो उस वंश की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इसके बाद जो हमें अगला वंश पढ़ना है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ब्राह्मण वंश कह लो या सोम वंश कह लो, ठीक है, वो मौर्योत्तर काल में आ जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ तक हमने आज, ठीक है, मौर्य वंश पढ़ा है। मौर्य वंश में हमने सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दूसरा जो शासक था बिंदुसार के बारे में पढ़ा। बिंदुसार के बाद अशोक के शासनकाल के बारे में पढ़ा, और मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ थे, और इनकी जो हत्या की पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई, जो बृहद्रथ का ही सेनापति हुआ करता था, ठीक है। और इसी ने एक नए वंश, ठीक है, ब्राह्मण वंश या शुंग वंश की स्थापना की थी, जो आपको अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अगली जो वीडियो आएगी हमारी मौर्योत्तर काल के बारे में आएगी, मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे।